स्टर्न मतलब सख्त थे दिखने में। आई न्यू हिम वेल एंड एवरी ट्रॉन्ट न्यू। मैं उन्हें अच्छे से जानता था और हर भगोड़ा बच्चा भी उन्हें जानता था। ट्रॉन्ट यानी ऐसा बच्चा जो स्कूल में बीच में भाग जाता है खेलने के लिए। वेल हैड द बोर्डिंग ट्रैवलर्स लर्नड टू ट्रेस। अच्छे से कांपते बच्चे, बोर्डिंग ट्रैवलर्स एक मजाकिया वे में कहा गया है कि कंप कपाते हुए बच्चे डर के मारे। लर्नड टू ट्रेस सीख गए थे भांपना, पहचानना। ट्रेस करना मतलब भांपना। द डेज डिजास्टर्स इन हिज मॉर्निंग फेस। वे दिन जब तबाही दिखती थी उनके सुबह के चेहरे पर। यानी जब सुबह सुबह ही आइडिया लग जाता था इनको कि आज गुरुजी का मूड खराब है, आज पिटाई हो सकती है। फुल वेल दे लाफ्ड विद काउंटर फिटेड ग्ली। वो झूठा हंसते थे। ग्ली मतलब हंसी। झूठा हंसते थे, पूरा अच्छे से हंसते थे। एट ऑल हिज जोक्स, उनके सभी चुटकुलों पर। फॉर मैनी अ जोक हैड ही, क्योंकि वह एक ही चुटकुला था उनके पास। यहाँ ग्ली और ही में भी राइमिंग हो रही है। कहने का अर्थ है कि टीचर्स के पास वही एक दो चुटकुले होते हैं जो वो हर बार सुनाते हैं, और स्टूडेंट्स यदि उनसे डरते हैं टीचर से तो उन्हें जबरदस्ती हंसना पड़ता है। When we say that we are learning public speaking skills, what do you mean by that? We focus on these three areas in public speaking skills. Number one, फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग अराउंड। अच्छे से फैल जाती फुसफुसाहटें चारों ओर। कन्वेड द डिस्मल टाइडिंग्स व्हेन ही फ्राउंड। पहुंच जाती थी बुरी खबर। डिस्मल यानी बुरी, टाइडिंग्स यानी खबर। व्हेन ही फ्राउंड, फ्राउनिंग फेस बनाने का मतलब होता है त्योरियां चढ़ाना, माथे के ऊपर शिकन पड़ना। येट ही वॉज काइंड, वैसे वो दयालु थे, फिर भी वो दयालु थे। और इफ सीवियर इन ऑट, कभी भी गंभीर हो जाते थे। द लव ही बोर, बियर की सेकंड फॉर्म है बोर, टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट। प्यार था उनमें पढ़ाई को लेकर, वही उनकी एकमात्र कमी थी। वैसे वो अच्छे थे पर पढ़ते बहुत थे। द विलेज ऑल डिक्लेयर्ड हाउ मच ही न्यू। पूरे गांव में घोषित था कि उन्हें कितनी जानकारी है। आगे देखते हैं। ट्वास सर्टन ही कुड राइट एंड साइफर टू। वह लिख भी सकते थे और संकेताक्षर भी जानते थे। साइफर का मतलब होता है कोडिंग, कोडिंग वाली लैंग्वेज, गुप्त बात कोई, उनको भी समझ जाते थे। लैंड्स ही कुड मेजर, जमीनें माप सकते थे। टर्म्स एंड टाइड्स प्रीसेज, प्रीसेज यानी भविष्यवाणी कर सकते थे समय की और मौसम की। टर्म्स यानी समय और टाइड्स यानी मौसम। एंड इवन द स्टोरी रैन, और ये कहानी भी चलती थी, दैट ही कुड गॉज, कि वे मापन भी कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी चीज को। जो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, किसी का वॉल्यूम वगैरह निकालना, वो भी वो कर सकते हैं। इन आर्ग्यूइंग टू, बहस में भी। द पार्सन ओन्ड हिज स्किल, ग्राम पुरोहित उनकी कुशलता को मानते थे, स्वीकारते थे। फॉर इवन दो वैंक्विश्ड, यदि वो हार भी जाते थे, ही कुड आर्ग्यू स्टिल, वह फिर भी बहस कर सकते थे और बहुत अच्छी बहस करते थे। While words of length, learned length and thundering sound, जब लंबे लंबे शब्द लैटिन भाषा के होते थे और गुरुजी गरजते थे। Amazed the gazing rustics ranged around, हैरान होते थे, निहारते थे गांव वाले आसपास इकट्ठा होकर। गेज मतलब निहारना, अमेज मतलब हैरान होना। साउंड और अराउंड का यहाँ पे राइमिंग हुआ है। एंड स्टिल दे गेज्ड, और वो घूरते ही थे, निहारते ही थे। एंड स्टिल द वंडर ग्रू, और उनका आश्चर्य बढ़ता था। दैट वन स्मॉल हेड कुड कैरी ऑल ही न्यू, कि एक छोटे से सर में इतनी जानकारी कैसे आती है। बट पास्ट इज ऑल हिज फेम,
बट बीत गई है उनकी सारी प्रसिद्धि। द वेरी स्पॉट, वही स्थान, वेयर मैनी अ टाइम ही ट्रायम्फ्ड इज फॉरगॉट, जहाँ कई बार वह जीते थे वो स्थान भुला दिया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा है पॉइंट नॉस्टैल्जिक मूड में है, उन्हें पुरानी याद आई है। ऑबर्न गांव की यहाँ चर्चा है, पर जैसे मैंने पहले बताया ये कोई रियल गांव है ही नहीं, ये एक नाम दिया गया है गांव को। हॉर्लिक्स विमेंस प्लस, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। क्या हुआ दीदी? ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, काम पसंद आता दोस्तों, आज हम ओलिवर गोल्डस्मिथ की पोइम द विलेज स्कूल मास्टर को डिस्कस करेंगे। यह पोइम ओलिवर गोल्डस्मिथ की लॉन्ग पोइम द डेजर्टेड विलेज का एक भाग है। यह पोइम पहली बार 1770 में पब्लिश हुई थी और यह एक पास्टल एलेजी है जिसमें पोइट ने विलेज के एक स्कूल मास्टर को पोर्ट्रे किया है। इसकी ओरिजिनल पोइम द डेजर्टेड विलेज में पोइट ने एक ओबर्न नाम के विलेज का जिक्र किया है जो कि पोइट की एक प्योर इमेजिनेशन है। या फिर ऐसे हो सकता है कि पोइट ने जिन विलेजेस में भ्रमण किया था उन्हीं विलेजेस के भ्रमण के अपने अनुभवों से इस विलेज की कल्पना की हो। पोइम में क्या होता है कि यह विलेज अब खाली हो गया है, यहाँ के लोग शहरों की चमक धमक से आकर्षित होकर इसे छोड़कर चले गए हैं। पोइट इस गांव में लौट कर आता है तो वह पाता है कि अब वह इस गांव में अपने आप को पहले जितना जिंदा दिल और रोमांचित महसूस नहीं करता है। अब उसे यह गांव सुनसान लगता है। इस गांव का पतन हो चुका है। गांव के ये हालात देखकर उसे बहुत दुख होता है। वह अपना शोक प्रकट करता है। इसी बीच वह गांव में बिताए अपने खुशनुमा लम्हों की यादों को ताजा करता है और उन्हीं लम्हों में से एक है स्कूल मास्टर का पोर्ट्रेट। यह स्कूल मास्टर गांव में सड़क किनारे अपने घर में ही अपना एक छोटा सा स्कूल चलाता था। वह स्वभाव से बहुत कठोर और अनुशासन प्रिय था। इसके बावजूद वह मजाकिया भी था और दयालु भी था, लेकिन वह केवल ज्ञान को ज्यादा महत्व देता था और वह बहुत से कार्यों में दक्ष भी था। इसी स्कूल मास्टर का चित्रण पोइट ने इस पोइम में किया है। तो शुरू करते हैं इस पोइम को। Beside yon straggling fence that skirts the way with blossomed fudge unprofitably gay। इन लाइंस में पोइट स्कूल मास्टर के घर की लोकेशन के बारे में बताता है जहां पर वह एक छोटा सा स्कूल भी चलाता था। पोइट कहते हैं कि स्कूल मास्टर का घर उन बेतरतीब तरीके से खिली हुई चमकदार फर्ज झाड़ियों की बाड़ के बगल में हुआ करता था। ये फर्ज झाड़ियां अनप्रॉफिटेबली गे थी, यानी बिना किसी काम के चमकदार थी। अनप्रॉफिटेबली का मतलब बिना प्रॉफिट के, वह गे का मतलब ब्राइट चमकदार, अर्थात जिनका कोई इस्तेमाल या जिनका कोई ज्यादा फायदा न हो। अर्थात झाड़ियां चमकदार तो थी लेकिन इनका कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये जंगली झाड़ियां थी। यूरोपियन कंट्रीज के गांवों में इस प्रकार की झाड़ियां देखने को मिल जाती है। इस पर पीले फूल लगते हैं। इसके साथ पोइट कहता है कि और इन फर्ज झाड़ियों की बेतरतीब तरीके से फैली हुई बाढ़ सड़क को घेरे रहती थी। यहाँ योन वर्ड योंडर है जो कि आर्केइक वर्ड है जिसका अर्थ होता है दैट। वह स्ट्रेगलिंग का मतलब बेतरतीब तरीके से, फेंस का मतलब बाढ़, स्कर्ट्स का मतलब घेरे हुए होना, वे का मतलब सड़क, ब्लॉसम का मतलब खिलना, ब्लॉसम्ड का मतलब खिली हुई होना। देयर इन हिज नोइजी मेंशन स्किल्ड टू रूल द विलेज मास्टर टॉट हिज लिटिल स्कूल। जहां पर स्कूल मास्टर अपने शोरगुल वाले महल में अपना स्कूल चलाता था और छोटे बच्चों को पढ़ाता था और वह वहां का एक कुशल शासक था। वहां पर उसी का राज था। इस लाइन में उसके घर को, जहां वह स्कूल चलाता था, उसको मेंशन यानी महल बताना और वहां उसका ही शासन होना से प्रतीत होता है कि स्कूल मास्टर वहां कठोर अनुशासन रखता था। A man severe he was and stern to view, I know him well and every truant knew। पोइट कहता है कि मैं उस स्कूल मास्टर को भली भांति जानता था। वो बहुत सख्त था। सीवियर का मतलब सख्त और बहुत कठोर भी था। स्टर्न का मतलब कठोर।
और वहां पढ़ने वाले वो बच्चे भी उनको भली भांति जानते थे, तो स्कूल से बिना किसी पूर्व सूचना व अनुमति के स्कूल से भाग जाया करते थे या स्कूल में नहीं आते थे। ट्रूएंट्स का मतलब वे स्टूडेंट जो बिना किसी अनुमति के स्कूल से भाग जाते थे या बिना किसी अनुमति के एब्सेंट रह जाते थे। Well had the boarding tremblers learned to trace the day's disasters in his morning face। और वो डर से कंपाते हुए बच्चे, ट्रेम्बलर्स का मतलब कंपाते हुए बच्चे, उस मास्टर के सुबह सुबह आते ही उसके चेहरे मात्र को देखकर इस बात का पता लगा लेते थे कि आज उन पर क्या डिजास्टर्स यानी विपत्तियां आने वाली है। यहाँ ट्रेस का मतलब पता लगा लेना। आगे देखते हैं। फुल वेल दे लाफ्ड विद काउंटरफिटेड गली। वे बच्चे एक नकली आनंद के साथ हंसते थे। एट ऑल हिज जोक्स फॉर मेनी अ जोक हैड ही। उसके जोक्स पर, क्योंकि उसके पास अनेक जोक्स सुनाने को होते थे। अर्थात वो स्कूल मास्टर गंभीर व सख्त होने के साथ साथ मजाकिया भी था। उसके पास बहुत सी मजाकिया बातें व चुटकुले आदि सुनाने के लिए होते थे, लेकिन बच्चे उसके जोक्स पर एक नकली आनंद के साथ ही हंसते थे। वास्तव में उन्हें कोई आनंद नहीं आता था, वे उन्हें ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये सब नकली आनंद था। यहाँ काउंटरफिटेड का मतलब है नकली, वैकली का मतलब है आनंद। आगे पोइट कहता है फुल वेल द बिजी विस्पर सर्कलिंग राउंड। और वे बच्चे गोल गोल घेरे बनाकर कानाफूसी करते थे। कन्वेड द डिजमल टाइडिंग्स व्हेन ही फाउंड। और वो एक दूसरे को उस निराशाजनक समाचार को बताते थे जब वो अपने मास्टर के तेवर देखते थे, क्योंकि उन बच्चों के लिए जब मास्टर जी क्रोध में होते थे तब उनके लिए ये तेवर निराशाजनक ही होते थे। फाउंड का मतलब माथे पर क्रोध के भाव या तेवर, डिजमल का मतलब निराशाजनक व टाइडिंग्स का मतलब समाचार, विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना। येट ही वॉज काइंड और इफ सीवियर इन ऑट। फिर भी वो दयालु ही था, या फिर किसी प्रकार से वो सीवियर होता यानी सख्त होता, तो उसके पीछे कारण ये था कि द लव ही बोर टू लर्निंग वॉज इन फॉल्ट। अर्थात कि उसका ज्ञान के प्रति प्रेम होना, वह ज्ञान को ज्यादा महत्व देता था, और केवल यही उन मास्टर जी में फॉल्ट था, यही उनमें दोष था। अर्थात मास्टर जी वैसे तो दयालु ही थे, लेकिन वो अपने ज्ञान को ज्यादा महत्व देने वाले स्वभाव के चलते कभी कभी बच्चों पर ज्यादा सख्ती से पेश आते थे। द विलेज ओल्ड डिक्लेयर्ड हाउ मच ही न्यू, वो सर्टन ही कुड राइट एंड साइफर टू। इन लाइंस में पोइट कहता है कि गांव के सारे लोग इस बात को मानते थे कि मास्टर जी विद्वान एवं ज्ञानी आदमी है, और वो मानते थे मास्टर जी निसंदेह लिख सकते हैं, और वे जोड़ बाकी हिसाब किताब में माहिर है। यहाँ साइफर का मतलब कैलकुलेट करना, हिसाब किताब करना। लैंड शी कुड मेजर ट्रम्स एंड टाइड्स परचेज। वो जमीन का नाप तोल कर सकता था, इसके साथ साथ वो आने वाले तूफान व मौसम की भविष्यवाणी भी करता था। परचेज का मतलब भविष्यवाणी करना, व टाइड्स का मतलब समुद्र में उठने वाला जवार या तूफान। एंड इवन द स्टोरी रैन दैट ही कुड गेज। और यहाँ तक उसके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो किसी भी चीज का नाप कर सकता था। गेज का मतलब नाप करना। इन आर्ग्यूइंग टू द पर्सन ऑन हिज स्किल। और जब भी वो तर्क करता था तो पादरी भी उसकी कुशलता को स्वीकार करते थे। आर्ग्यूइंग का मतलब तर्क करना, बहस करना। पार्सन का मतलब पादरी, ऑन का मतलब स्वीकार करना। फॉर इवन दो वैंक्विश्ड ही कुड आर्ग्यू स्टिल। भले ही वह हार जाए लेकिन अपना तर्क देना जारी रखता था। वो तर्क देना कभी बंद नहीं करता था। उसके तर्क देने की इस कुशलता को गांव के पादरी भी स्वीकार करते थे। आगे कहते हैं while words of land length and thundering sound amazed the gazing rustics ranged around। इन लाइंस में पोइट कहता है कि जब भी गांव में कोई विवाद होता था तो वो मास्टर जी गांव वालों के सामने लंबे लंबे शब्दों में गरजने लगता था। उनके ये शब्द गांव वालों की समझ से परे होते थे, क्योंकि उनको तो उनके जैसा कोई विद्वान ही समझ सकता था। यहाँ वर्ड्स ऑफ लैंड लेंथ का मतलब है एक विद्वान के द्वारा काम में लिए जाने वाले लंबे लंबे शब्द जो आम इंसान के कम ही समझ में आते हैं। थंडरिंग का मतलब गर्जना।
और वो गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे घूरने लगते। रस्टिंग का मतलब गांव के दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग। रैंक्ड का मतलब एक क्रम में होना, मतलब गांव वाले उसके चारों ओर एक क्रम में इकट्ठा हो जाते थे। एंड स्टिल द गेज्ड एंड स्टिल द वंडर ग्रू, हालांकि उन गांव वालों के मास्टर जी का लंबा चौड़ा तर्कों से भरा भाषण समझ में नहीं आता था। स्टिल दे गेज्ड, फिर भी वे उनको एक टक घूरते रहते थे। गेज का मतलब एक टक घूरना। एंड स्टिल द वंडर ग्रू, और उनका आश्चर्य बढ़ता जाता। दैट वन स्मॉल हेड कुड कैरी ऑल ही न्यू, कि मास्टर जी के इस छोटे से सिर में कितना कुछ भरा पड़ा है। गांव के भोले वाले लोगों को मास्टर जी की उच्च स्तरीय भाषा बहुत आश्चर्यचकित करती थी। वो बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण गांव वाले उनकी ओर एक टक देखते रहते थे। बट पास्ट इज ऑल हिज फेम, द वेरी स्पॉट where many a time he triumphed is forgot. But past is all his fame, लेकिन अब उसकी फेम यानी उन मास्टर जी की फेम यानी उनकी प्रसिद्धि अब अतीत बन चुकी है। अब वो अतीत का हिस्सा हो चुका है। द वेरी स्पॉट, यही वो जगह है। वेयर मेनी ए टाइम ही ट्राइम्फ्ड इज फॉरगॉट, जहां पर वह अनेकों बार वह जीता करते थे, अब वो बुलाया जा चुका है। अर्थात गांव में केवल मास्टर जी ही जीता करते थे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। ઓકે, તો આ પોએમમાં તમને વિલેજ સ્કૂલ માસ્ટર વિશે સમજાવવામાં આવ્યું છે કે વિલેજ સ્કૂલ માસ્ટર કેવા હતા, બરાબર. ઓલિવર ગોલ્ડસ્મિથ નામના કવિએ આ પોએમને લખી છે. તમે સાંભળ્યું જ છે બધું. આ પોએમમાં એક એક લાઈનમાં સમજાવ્યું છે. શરૂઆતમાં, એટલે હું આખું તો પાછું તમને નહીં કહીશ. 2 વખત આ પોએમ મેં કરી છે, એક બીજા વિડીયોમાં અને બીજા વિડીયોમાં, રાઈટ. શરૂઆતમાં ઓલિવર ગોલ્ડસ્મિથ જે છે, ઓડિયો બંધ કરી દો તમારું. જે શહેરમાંથી ગામમાં જાય છે તો જુએ છે કે ગામના માણસો શહેરીકરણ તરફ વળી ચૂકેલા છે, એટલે એમને ગમ્યું નથી કે જે પહેલા હતું તે હવે નથી. પણ ગામની વિઝિટ જ્યારે લે છે તો ત્યાં એમને પેલા વિલેજમાં જ્યારે પોતે ભણેલા હશે તે સમયે જે સ્કૂલ માસ્ટર હતા તેમનું જે જગ્યાએ ઘર હતું અને તેમનો જે સ્વભાવ હતો અને સ્કૂલમાં જે રીતે તે વર્તન કરતા હતા તે આ પોએમમાં લખેલું છે કે સ્કૂલ માસ્ટરમાં બહુ ઘણું નોલેજ હતું, પણ સ્કૂલમાં સ્ટુડન્ટ્સને એ કદી ગમતા ન હતા, કારણ કે એમનામાં નોલેજ, હાઈ નોલેજ હતું. એ જોક્સ પણ અગર કરતા તો સ્ટુડન્ટ્સ કદાચ હસતા પણ ખરા, પરંતુ એ ફક્ત એમ જ હસતા કે ચલો એક જોક્સ કયો એમ જ હસી નાખીએ, બાકી એમને હસવાનું મન થતું ન હતું સ્ટુડન્ટ્સને. કેમ? કારણ કે સ્કૂલ માસ્ટર વધારે સ્ટ્રિક્ટ હતા તેમની સાથે. તો એ બાબતથી લઈને છેલ્લે સુધી કે ગામના માણસો પણ સ્કૂલ માસ્ટરને ઓનર આપતા હતા. એમના નાના મગજમાં કેટલી બધી વસ્તુઓ ભરેલી છે, કેટલું હાયર એજ્યુકેશન એમણે મેળવેલું છે, એમની સ્પીચ સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા. એટલે બધાને એમના પ્રત્યે ગામમાં ઓનર હતું. પણ હવે એ બધું રહ્યું નથી. ગામમાં એ જે સરસ સરસ બધી બાબતો હતી તે હવે નથી રહી, એવું આ પોએમ થકી આપણને ઓલિવર ગોલ્ડસ્મિથ સમજાવે છે, બરાબર. તો આ પોએમ આટલી છે અને તે તમે ફરીથી તમને હું વિડીયો આપી દઈશ, એટલે રિપીટેડલી તમારે એ જ વિડીયો જોયા કરવાના કે જે લેક્ચરમાં ચલાવ્યા હોય છે, તો તમને તે સમજ પડી જાય, બરાબર. તો આ પોએમ આજે પૂરી થઈ ગઈ. ઓકે, તો લેક્ચર એન્ડ્સ હિયર. હું તમારી એટેન્ડન્સ લઈ લઉં છું જરાક.